इसी को हम क्यों लेके आ रहे हैं बात को? व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर इमरजेंसी इस वजह से इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें फिर सारे रूल्स फ्रीज हो जाते हैं। ओके, वेरी गुड। देखो, प्रॉब्लम इज दैट के दीज रूल्स हैव इन वेरी डिटेल, ठीक है, कि आपको फॉर एग्जांपल 15 डेज का टाइम मिलता है बिडिंग के बाद। आप टाइम देते हो सप्लायर को। इंटरनेशनल बिडिंग में 30 डेज देते हो आप। तो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है, लाइक वी विटनेस इन कोरोना, ठीक है, उसमें आपके पास टाइम ही नहीं था, बट आपने हैंड सैनिटाइजर प्रोक्योर करने हैं, सबको देने हैं, ऑफिस में सबने रखने हैं, मशीन लेनी है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा सैनिटाइजिंग मशीन्स आ गई थी, 12 लाख 15 लाख सबसे लोएस्ट कॉस्ट, उसके लोगों ने 80-80 लाख की बेची हैं। तो जिन्होंने खरीदी, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एजेंसी थी, पब्लिक प्रोक्योरमेंट हुई है, तो उन्होंने कहा भाई, ना आपने अखबार में ऐड दिया, ना आपने कोई इसका बिडर को बुलाया, ना 3 बिडें लगाई हैं। ये क्या तरीका है? आपने एक ही की लगाई हुई कॉपी और उसने आपने ले लिया। उसके साथ उन्होंने अखबार की कॉपी लगाई हुई है विच सेज दैट कि फला फला डेट को गवर्नमेंट ने आके डिक्लेयर किया था कि इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड, ठीक है। और आपने अगर देखा होगा तो इफ यू रिमेम्बर स्पीच, तो यू कैन जस्ट रिकॉल इट कि गवर्नमेंट ने आके टीवी पे अनाउंस किया था कि वी आर डिक्लेयरिंग इमरजेंसी इन द कंट्री। याद है किसी को? ये सब मुशर्रफ नहीं किया। मुशर्रफ ने नहीं, इमरान खान की गवर्नमेंट में, अभी पिछली गवर्नमेंट में। कोविड के दौरान है। हाँ, आपको पता है हुआ क्या था? जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द क्लास, हुआ ये था, इन्होंने गलतियां की, प्रोक्योरमेंट करते रहे, इनको बाद में ख्याल आया कि पेपर रूल तो हम फॉलो नहीं कर रहे, ये तो कोरोना तो लंबा चलेगा। अब क्या होगा? उन्होंने कहा जब हम बाद में ऑडिट करवाएंगे तो हम तो फंस जाएंगे सारे। इन्होंने बहुत ज्यादा बेजाब्तगी की, मतलब बेजाब्तगी की हद कर दी। अगर फॉर एग्जाम्पल हैंड सैनिटाइजर की बॉटल अगर एक थी नॉर्मली 80 रुपीज की, 90 रुपीज की, या 250 रुपीज की, उन्होंने 1500-1500 रुपये, 2-2 हज़ार रुपये की प्रोक्योरमेंट की है, एक एक यूनिट कॉस्ट, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा लो उन्होंने फंड्स को किस तरह यूटिलाइज किया है। अब मसला ये हुआ कि दे सेड कि हमने तो इमरजेंसी डिक्लेयर ही नहीं की, अब क्या करें? फिर गवर्नमेंट ने आके टीवी पे अनाउंस बहुत लेट किया। मतलब कोरोना हो चुका था, मेरे ख्याल है महीना 2 महीने हो चुके थे। पहले तो डिनायल फेज में थे, ठीक है, कि कोई कोरोना नहीं है, फिर सीन द स्पीचेस, ठीक है। बाद में उन्होंने आके टीवी पे कहा कि भाई इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं, जिस पे उस वक्त बिलावल भुट्टो ने और बाकी ऑपोजिशन ने कहा भी था कि गवर्नमेंट इज डूइंग इट फॉर पॉलिटिकल रीजंस, और ये इमरजेंसी तो लगाने का टाइम ही नहीं है। इफ दे शुड हैव रेज्ड इमरजेंसी तो ये पहले रेज करती। और फिर उन्होंने ये भी चालाकी की थी कि इमरजेंसी की डेट्स इन्होंने पुरानी, मतलब दे मेड श्योर कि कोरोना इज नॉट इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेयरिंग इमरजेंसी, पुरानी डेट से डिक्लेयर किया इसको, इमरजेंसी को भी, ताकि वो सारा हमारा जो है वो दैट शुड बी जस्टिफाइड। बात आ रही समझ सुभाष? यस सर। तो इमरजेंसी का मतलब होता है कि भाई सारे रूल्स आपके उस वक्त साइड में, जब आपकी स्टेट ऑफ इमरजेंसी हो जाती है, क्योंकि उस वक्त आपको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स चाहिए होता है, और यू डोंट वांट एनी डैमेज टू द पीपल या प्रॉपर्टी या एनवायरमेंट, ठीक है। लोएस्ट इवैल्यूएटेड बिड का मतलब क्या होता है? लोएस्ट बिड को हमने लोएस्ट इवैल्यूएटेड बिड क्यों कहा है? व्हाई आर वी डिक्लेयरिंग लोएस्ट बिड एज लोएस्ट इवैल्यूएटेड बिड? इसकी क्या रीजन है? सर लोवेस्ट बिड का मतलब ये है जिसने सबसे कम प्राइस रखी है, लेकिन लोवेस्ट एवेल्यूएटेड बिड इस वजह से रखते हैं क्योंकि उसने सारे कंडीशंस भी मेट किए हैं और मेट करने के बाद जो लोवेस्ट कॉस्ट है। सुभाष आप बताओ, लोएस्ट इवैल्यूएटेड बिड का मतलब क्या है? सर ऐसे ही जैसे मुस्तफा भाई ने बोला कि हम जब एवेलुएट कर लेते हैं सबको, उसके बाद जो हमें लगती है देखो, इसमें लोएस्ट बस एक चीज बिड, हम ऐड करना उसको चाहता हूँ, कॉस्ट के साथ। जस्ट रिमेंबर द प्रोक्योरमेंट मैट्रिक्स, ठीक है। हमने खुद इवैल्यूएट करना है कि किसको लोएस्ट होना है या नहीं होना, ठीक है। प्राइस के बेस पे कोई लोएस्ट हो सकता है, लेकिन जब हमने इवैल्यूएशन की तो हमने उसमें क्या क्या चीजें डाली? मैनेजमेंट एक्सपीरियंस डाल दिया, हैव यू डन प्रीवियस प्रोजेक्ट्स वो डाल दिया, ठीक है, वेटेजेस डाल दिए। तो उन वेटेजेस के बाद अगर किसी की इवैल्यूएशन में लोएस्ट आता है, दैट्स द लोएस्ट इवैल्यूएटेड बेड, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे क्लैरिटी कर दी कि भाई लोएस्ट का ये मतलब हरगिज नहीं कि जिसके सबसे कम पैसे हैं, वो लोएस्ट बिड है। इट्स लोएस्ट इवैल्यूएटेड बिड, ठीक है। व्हाट इज वैल्यू फॉर मनी? इसका क्या मतलब होता है? सर कि जो हम ले रहे हैं वो क्या वर्थ इट है, या जो हम हमें उसके बेस्ट रिटर्न्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, जो चीज़ हम प्रोक्योर कर रहे हैं। शाबाश, वेरी गुड।
इट्स बेसिकली इफ यू वुड हैव बॉट दिस फॉर योरसेल्फ, ठीक है, या आप उसकी अगर कॉल द बेनिफिट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है, अगर प्रोडक्ट 100 रुपए के बेनिफिट्स दे रहा है और आप उसको 1 लाख रुपए का ले रहे हो तो इट्स नॉट वर्थ इट, ठीक है। तो वैसे ही पता चल जाता है कि भाई इसकी प्रोडक्ट की बेनिफिट्स आर बेसिकली फार लेस देन द कॉस्ट। आपको पता है जो कॉस्ट होती है ना, इट्स बेसिकली कंप्राइजिंग ऑफ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, और इसको हम प्राइस कहते हैं। कॉस्ट तो बाद में आता है, कॉस्ट बाद में प्राइस बन जाता है। तो इसमें जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, कभी इंशाल्लाह पढ़ाएंगे आपको अगर टॉपिक्स इस तरह का है। तो प्राइसिंग में आपकी जो है ना वो कुछ इंट्रिंसिक प्राइसिंग होती है, कुछ एक्सट्रिंसिक होता है। लेकिन जब दोनों की कीमत मिला के हो ना, तो दैट शुड हैव सम वैल्यू। आज मैं देख रहा था एक प्रोक्योरमेंट में, हमने केस देख रहा था, तो 75,000 या 85,000 का एक छोटा सा ना हार्डनेस की शॉप का कोई प्लग था। तो उन्होंने कहा सर ये 75-85,000 का है, तो इट वॉज नॉट वर्थ इट। 85,000 इज अ बिग अमाउंट। तो मैंने कहा दिस इज नॉट वर्थ इट, क्योंकि आपको पता चल जाता है दिस इज नॉट द वैल्यू फॉर मनी, यू आर गेटिंग इट बैक, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको वैसे ही इसमें, क्योंकि कंपोनेंट 85,000 के लगे ही नहीं है। अगर हाँ उसमें कोई कंपोनेंट लगता जो नजर आता कि भाई इसमें कोई RFID चिप लगी हुई है, या इसमें कोई छोटा सा कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लगा हुआ है, तो दीज थिंग्स विल डिफाइन द कॉस्ट ऑफ इट, कि भाई ठीक है इसमें इसकी कॉस्ट ऐड करें, इसको ऐड करें, ऑल्दो इट्स वेरी स्मॉल कंपोनेंट, लेकिन 3-4 चीज़ें इसमें बड़ी महंगी लगी हुई है। टाइटेनियम लगा हुआ है किसी मटेरियल में, गोल्ड लगा हुआ है, तो ऑल्दो दैट शुड बी लाइक वेरी स्मॉल पीस, लेकिन नजर आएगा ठीक है इसकी वैल्यू है। तो इट्स एग्जैक्टली द सेम। गवर्नमेंट का अगर हम प्रोक्योरमेंट करते हैं तो दैट शुड हैव अ वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप 10 लाख रुपए की चीज परचेज ऑर्डर दे रहे हो उसको, और जब पता चले, जैसे आपके यहाँ होता है कि वो सारी आपने लकड़ियाँ खरीदी, लकड़ी के बजाय आपसे क्या खरीद लिया आपसे, उसने आपको दे सोल्ड यू द ड्राई वुड, ठीक है, भूसा सारा बेच के चले गए, बोला ये आपने वुड की कोटेशन दी थी, ये ले आपकी वुड, ठीक है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग, यू शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू फॉर मनी, ठीक है। अब ये आगे सब चीज़ें हम कर चुके हैं, वी जस्ट इग्नोरिंग इट, आगे चलते जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्योरमेंट पहला रूल है, इस पे सारे आपके ऑब्जेक्शन निकल जाते हैं। प्रोक्योरमेंट शुड बी कंडक्टेड इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, ठीक है। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर, मुस्तफा? फेयर सर ये है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, और ट्रांसपेरेंट ये है कि आप जिस तरह शीशा ट्रांसपेरेंट होता है, कुछ छुपा हुआ ना हो, सबके सामने हो। ये छुपा बनाओ कैसे करते हैं हम लोग? सर जब बिड्स खोलते हैं तो वो पब्लिक में ही खोलते हैं। एग्जैक्टली देखो, ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि यू नो एग्जैक्टली द डेट्स, फला डेट पे आपने बिड्स जमा करनी है, बिड्स वैल्यूएट होंगी, फर्स्ट बिडिंग ओपन होगी, सिंगल मतलब फला डेट होगी, फला जगह होगी, फला लोग होंगे। एवरीथिंग इज सो ट्रांसपेरेंट, के नजर आ रहा है कि भाई ये लोग यहाँ पे बाद में आके कोई बिड जमा नहीं कर सकता। अटेंडेंस होती है, आप सबको देख रहे होते हैं भाई ये 4 बंदे आए थे, वैल्यूएशन में भी 4 ही हैं, 5वां बंदा उस वक्त था ही नहीं, तो आप यू कैन इजिली से कि ये बाद में बिड कहाँ से आ गई है, जब 4 लोगों ने बिड जमा की थी जिस वक्त बिड का टाइम था, तो 5वीं बिड आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो दिस इज द वे यू कैन गेट द थिंग्स इन ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अगेन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोक्योरमेंट इज टू bring value for money to the agency, or procurement process is efficient and economical. This is what the whole you can say the skeleton of the whole thing which we are doing right now, and this is the basis of all the procurement. अच्छा, आपको एक सवाल दिमाग में आना चाहिए था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो इसमें वी आर डिस्कसिंग पेपर रूल्स विच इज डिफाइनिंग द पब्लिक प्रोक्योरमेंट, ठीक है। तो अगर प्राइवेट प्रोजेक्ट हो तो उसमें क्या होगा? देखो, प्राइवेट प्रोजेक्ट में द स्केलेटन विल बी द सेम, ठीक है, ये स्केलेटन सेम होता है, क्योंकि हमें प्रोक्योरमेंट प्लानिंग करते हैं इन द प्लानिंग फेज, ठीक है। फिर व्हेन यू प्लान इट आउट, फॉर एग्जांपल हमने प्रोक्योरमेंट प्लान क्या करते हैं? प्रोक्योरमेंट प्लान अगर फॉर एग्जांपल हम JF-17 का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हमने कहा भाई इसकी JF-17 के लिए हमने यही चीज़ें लेनी है प्रोक्योरमेंट में, ये शेड्यूल ऑफ स्टोर है सारा इसका, ये सारे केमिकल्स हैं, ये सारा रॉ मटेरियल, ये सारा स्पेयर्स है, ये सारे रबराइज आइटम है, ठीक है। और ये सारे इसके जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल आपके अगर एक्सटर्नल कुछ और परचेजिंग है तो आपने डाल दिया, तो ये सारा प्रोक्योरमेंट प्लान बन गया, ठीक है। एंड व्हेन यू बेसिकली मेक द प्लान, उसके बाद क्या करते हो? प्री क्वालिफिकेशन इज बेसिकली
आपने सोचना है कि इसमें डालना किसको है, हमने किससे चीज़ें लेनी है। दिस इज द प्लेस वे यू पुट कि भाई हमने सिर्फ ओईएम से लेना है, कि मैंने स्पेयर्स अपने सिर्फ ओईएम से लेने हैं। दिस इज वेर यू डिसरिगार्ड द लोकल प्रोक्योरमेंट। उन्होंने कहा भाई लोकल बंदों से हम स्पेयर्स नहीं ले सकते, नो लोकल प्रोक्योरमेंट। कॉन्ट्रैक्टिंग करनी है और उसको पेमेंट हमने करनी है एंड फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी की कॉन्ट्रैक्टिंग होगी, ओईएम से हम चीज़ें लेंगे और इसको पेमेंट हम कैसे करेंगे, थ्रू मिनिस्ट्री करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जो भी है इसका स्टेट बैंक का चैनल होगा, एंड वी हैव टू हैव आईएलसी और ऑल द बैंकिंग चैनल। ये सारा आपने यहाँ पे सोच लिया है। दिस कॉल्ड प्री क्वालिफिकेशन एंड इवेलुएशन। अब देखो इसमें कौन कौन बाहर हो गया, जो लोकल सप्लायर थे वो बाहर हो गया, वो हमारे इसमें क्राइटेरिया में उतर ही नहीं रहा, ठीक है। जो गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका एनटीए नहीं है, जीएसटी नहीं है, वो हम सारी बाहर हो गई, ठीक है। जो एविएशन इंडस्ट्री से नहीं है वो बाहर हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज, अभी तो हमने टेंडर दिया भी नहीं है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। हमने पहले सोच लिया किस किस को हमने डालना है, और फिर इसी को हम डालेंगे अपने नेक्स्ट टेंडर के स्टेप में। इनविटेशन टू बिड का मतलब है यू हैव टू पुट एन ऐड इन द टेंडर, ठीक है। आपने एक टेंडर बनाया, उसको आपने ऐड बना के अखबार में डाल दिया, इश्तहार कर दिया कि एक अदद, फॉर एग्जांपल टेंडर्स आर bids are invited from aviation competent firms for the procurement of following spares, या for the procurement of डिफेंस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आपने उसमें नहीं लिखा, लिखना चाहते हो लिख दो, वरना वो सारे डॉक्यूमेंट्स, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स ही आप सब चीज़ें लिख देते हो, अखबार में नहीं डालना तो आप बिडिंग डॉक्यूमेंट्स कहोगे। बिडिंग डॉक्यूमेंट्स कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम दिस डे टू दिस डेट फ्रॉम टीसीपी फ्रॉम 9 PM to 3 PM, टाइम बता दिया, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसमें सारी डिटेल लिख दिया आपने। दिस इज कॉल्ड इनविटेशन टू बिड, ठीक है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे सारे और आपने टाइम लिख दिया कि बिड्स आर सपोज टू बी सबमिटेड बिफोर 30 दिसंबर, और उसके बाद ही लिख दिया कि उसी दिन हो सकता है खोल लो आप बिड को, या हो सकता है नेक्स्ट डे रख दिया आपने, और इवैल्यूएशन होगी बिड की, कमर्शियल बिड ओपनिंग हो जाएगी, टेक्निकल बिड ओपनिंग हो जाएगी ऑन 1 जनवरी, ठीक है, या 31 कर दो, या उसी दिन कर लो, डिपेंड्स ऑन योर स्केड्यूल, ठीक है। और सप्लायर उसको अवेलेबल हो ना हो, कोई दूर से बंदा आ रहा है तो आप कोशिश करते हो उसको उसी दिन कर लो, और फिर अगेन कमर्शियल ओपनिंग होगी आपकी, एंड देन यू डिसाइड अपॉन कि किसको हमने कॉन्ट्रैक्ट देना है और उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। इसमें किसी ने कुछ पूछना है, एनी कंफ्यूजन? रुपाश, यू शुड आस्क सम क्वेश्चंस इन दिस। तुमने देखी कॉन्ट्रैक्टिंग कभी होते हुए? नो सर, देखी नहीं है। तो ये बातें जो बता रहा हूँ, इससे कुछ क्लियर हो रहा है या सिर्फ ये सुन रहे हो? कुछ समझ आ रहा है क्या बातें चल रही है? जी समझ आ रही है। मुस्तफा, एनी एम्बिग्विटी? नो से समझ आ रही। चलो हम आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे, मैंने पूछा भी था शायद लास्ट टाइम भी। फॉर एग्जांपल अगर कोई पाकिस्तानी एम्बेसी है स्विट्जरलैंड में, उसकी मैंने प्रोक्योरमेंट करनी है, ठीक है। उस एम्बेसी को मुझे अपलिफ्ट करना है, प्रोजेक्ट दे रहा हूँ फॉर अपलिफ्ट ऑफ द एम्बेसी, और आप वहाँ पे जाके MOFA के एम्प्लॉई हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉरेन अफेयर्स के। तो आपने फॉर एग्जांपल ये किया कि कहा कि भाई मुझे बेड वहाँ पे चाहिए, तो प्रोक्योरमेंट करनी है, वहाँ पे चीज़ें वहीं से लोगे ना, तो क्या पेपरा रूल्स वहाँ पे अप्लाई होंगे या उस कंट्री के अपने रूल्स अप्लाई होंगे? सर पेपर रूल्स अप्लाई होंगे। रुपाश, आप क्या कहती हो, स्विट्जरलैंड में पेपर रूल अप्लाई होंगे पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर? यस सर। क्यों, वाई? सर ऐसा क्वेश्चन किसी और स्टूडेंट ने पूछा था आपसे, तो आपने कहा था कि जब आप मतलब आपकी कंपनी बाहर जाती है तो उसके लिए जो रूल्स होते हैं वो पेपरा रूल्स ही फॉलो करने होते हैं उसने। क्या कहा सर था? एम्बेसी में पाकिस्तानी लॉज अप्लाई होते हैं। आप ही मैं डोंट अंडरस्टैंड सुभाष, आपकी बात को मैं शायद नहीं करेक्ट, दोबारा रिपीट करो प्लीज, मैंने क्या कहा था? फिर कि पाकिस्तान, क्योंकि हम तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है तो हमारे लिए वो वाली रूल्स अप्लाई होते हैं जो पाकिस्तान में हमारे पेपरा रूल्स है। एक्चुअली देखो, दैट पीस ऑफ लैंड ना,
वो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट। जो एम्बेसी है ना आपकी जिस कंट्री में भी, वो आपकी गवर्नमेंट खरीदती है या रेंट लेती है। तो बेसिकली नॉर्मली आपकी खरीदी हुई जगह होती है एम्बेसीज की। तो यहाँ पे लैंड रूल, जो रूल ऑफ लैंड चलता है, वो वही चलेगा जिसकी एम्बेसी है। तो यहाँ पाकिस्तानी एम्बेसी, तो उसके अंदर पाकिस्तान का रूल लगेगा, और पाकिस्तान का मतलब फेडरल गवर्नमेंट का जो रूल है, दैट्स पेपरा रूल। ठीक है। तो ये जितनी प्रोक्योरमेंट होगी सारी उसी मेथड से करोगे आप, जो पेपरा रूल्स है वही एक बार में ऐड दोगे और सारा वो होगा। लेकिन जस्ट टू मेक यू मोर अवेयर ऑन दिस टॉपिक, पेपरा रूल जो ड्राइव हुए हैं, हमने पीछे देखा था, जो मदर डॉक्यूमेंट है वो एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है। तो नॉर्मली जितनी इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट है वो मोर और लेस इज बेसिकली द सेम जो हम पेपरा में करते हैं। वही सिंगल स्टेज होती है या टू स्टेज होती है, एनवलप्स बनते हैं, बिड्स आती हैं, इवैल्यूएशन होती है, तो इट्स द सेम प्रोसेस। ठीक है। हाँ, रूल्स बेसिकली बने हुए, तो वील रेफर टू द रूल्स अगर कहीं पे वो नहीं फॉलो करता कोई। अदील, आवाज आ रही है आपको? वेलकम टू द क्लास। जी सर, आ रही है आवाज। थैंक यू। चलो वेरी गुड, अभी हमने स्टार्ट लिया है तो चलो सही टाइम पे तुमने ज्वाइन किया। प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, व्हाट इज प्रोक्योरमेंट प्लानिंग? कौन बताएगा क्या होता है प्रोक्योरमेंट प्लानिंग? अरे भाई, इतनी खामोशी। प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट प्लान, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम सबसे पहली चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ते हैं हम लोग? व्हाट डू वी डिसाइड अपॉन? ठीक है। हम प्लान बनाते हैं, प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट प्लान, कि ये हमारा प्रोजेक्ट होगा, इसमें ये फला फला प्रोक्योरमेंट्स होंगी। तो वी मेक आउट द प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट प्लान। ठीक है। कि ये फॉर एग्जांपल अगर मैंने चेयर 17 का प्रोजेक्ट करना है, तो इसके अंदर मेरी ये प्रोक्योरमेंट्स हैं। अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, गवर्नमेंट को आपने कुछ बताया नहीं है, आप अपनी प्रोक्योरमेंट की लिस्टें बनाना शुरू करते हो। ये प्रोक्योरमेंट होगी, ये होगी, ये शेड्यूल ऑफ स्टोर्स होगा, ये होगा, ये होगा, और उसकी फिर एस्टिमेशंस करते हैं। याद है आपको? एंड बेस्ड ऑन दैट एस्टिमेशन आपका प्रोजेक्ट का क्या बनता है? बजट। और गवर्नमेंट से आप पैसे मांगते हो कि भाई मुझे इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट कितने बिलियन दे दो। 44 बिलियन मुझे इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट दे दो, ये 4 बिलियन कर दो। ठीक है। 44 बिलियन तो बहुत ज्यादा हो गया, 4.4 बिलियन कर दो। 4.4 बिलियन मुझे इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट दे दो। ये पैसे कहाँ से आपने कैलकुलेट किए? आपने सारा प्रोक्योरमेंट प्लान बनाया हुआ है कि इसमें मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है, मुझे शेड्यूल स्टोर्स लेना है, मुझे इसमें ये केमिकल्स हैं, ये रबर स्टोर है, ये एरो स्टोर है। ये मेरी सारी प्रोक्योरमेंट है। ठीक है। ये सारी प्रोक्योरमेंट आपकी क्या बन जाती है? प्रोजेक्ट बजट का हिस्सा। तो कोई भी ऑडिटर आपके पास आएगा, सबसे पहला सवाल आपसे पूछेगा कि प्लीज शो मी योर प्रोक्योरमेंट प्लान। क्या कहेगा? प्लीज शो मी योर प्रोक्योरमेंट। कि अगर आपने प्रोक्योरमेंट प्लान बनाया होगा तो उसमें सारी वो चीज़ें लिखी होंगी जो आपके पास आपने इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट लेनी है। ठीक है। और आपने उसमें टाइमलाइन भी बताई होगी कि मैंने प्रोजेक्ट के पहले साल में ये लेनी चीज़ें, दूसरे साल में ये लेनी है, 5वें साल में ये लेना है, और अगर ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है 10वें साल में मुझे ये चीज़ें लेनी है। ठीक है। किसी को प्रोक्योरमेंट प्लान के हिसाब से कोई कंफ्यूजन तो प्लीज पूछ ले। एनी कंफ्यूजन इन एनी माइंड, तो प्लीज आस्क इट। हसन, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही क्या होता है प्रोक्योरमेंट प्लान? है। सर मैंने अभी ज्वाइन किया बस। अच्छा ठीक है, आप अभी ज्वाइन किए। अदील, आपको कुछ समझ आया प्रोक्योरमेंट प्लान क्या होता है? जी सर, समझ आया थोड़ा बहुत। कौन समझाएगा? बाकी लोग भी समझ में आ जाता है कि मुस्तफा, गिव इट ट्राई, व्हाट इज अ प्रोक्योरमेंट प्लान? सर, प्रोक्योरमेंट प्लान ये होता है कि आप प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ही एक प्लान बनाते हैं कि मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए ये चीज़ें ज़रूरत है जो मैं प्रोक्योर करूँगा। लिस्ट बनाते हैं और उसको कैसे प्रोक्योर करना है, कैसे प्रोक्योर करना ये सारी चीजें कहाँ लिखी होती हैं? प्रोजेक्ट के कौन से डॉक्यूमेंट में लिखी होती है सारी ये? है। प्रोजेक्ट चार्टर में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में, प्रोजेक्ट चार्टर में नहीं। प्रोजेक्ट चार्टर तो शुरू में है, प्रोजेक्ट चार्टर के बाद आप बनाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, जिसमें आपके प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट प्लान बनता है कि भाई इसमें मैंने क्या क्या इस प्रोजेक्ट में प्रोक्योरमेंट करनी है। ठीक है।
ये बिल्कुल शुरू में आप काम कर रहे हो, क्योंकि इसी से पैसे आपके बनेंगे टोटल, और वही आपका बजट बन जाएगा प्रोजेक्ट का, नो मोर और लेस, ठीक है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट की जो प्रोक्योरमेंट से सारा खर्चा नॉर्मली इन प्रोक्योरमेंट्स का ही होता है, इसीलिए हम इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं इसको। इफ यू मेक अ मिस अप्रोप्रिएट इन द प्रोक्योरमेंट्स, तो आपका प्रोजेक्ट था 4 बिलियन का, आपने पहले साल ही मिस अप्रोप्रिएशन की, प्रोक्योरमेंट गलत की, और सारे पैसे खत्म हो गए, अभी तक प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुआ, आधा प्रोजेक्ट भी नहीं हुआ। अब गवर्नमेंट को आप कह रहे हो भाई मुझे मजीद पैसे दो, बोलते गवर्नमेंट एग्री टू गिव इट टू यू। वो कहेंगे भाई आपने प्रोजेक्ट में जितने पैसे मांगे थे मैं दे दिए, अब मजीद पैसे किस चीज़ के मांगे आप। तो आपको कहें नहीं नहीं सर, वो मैंने प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट प्लान में चीज़ें डालना भूल गया था। वो कहेंगे भाई भूल गए तो फिर यू शुड नॉट बी हियर, ये तो आपको प्रोजेक्ट में पहले सोचना चाहिए क्या क्या चीज़ डालनी है। तो नॉर्मली जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो प्लान में अगर कोई 4 चीज़ें चाहिए तो 8 मांगते हैं, कि यार हो सकता है बाद में याद आ जाए, तो बाद में पैसे कौन मांगेगा, तो ज़्यादा ही मांग लो। तो आप देखते हो हमारा जो प्रोजेक्ट फेलियर है उसमें एक रीज़न ये भी आता है कि हमारी एस्टिमेशन रॉन्ग होती है, या तो हम भूल जाते हैं चीज़ में डालने वाली, और जो चीज़ डाल रहे हैं वो भी क्या करते हैं, भी ओवर एस्टिमेटेड। अगर कोई चीज़ 4 चाहिए, मांगते 6, कि यार हो सकता है बाद में 2 की जरूरत पड़ जाए, फिर कौन मांगने जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू मेक अ प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान। किसी के दिमाग में अभी भी कोई सवाल है तो पूछ लो, आगे जाने लगे हम। क्लियर अबाउट इट? यस सर। अच्छा, नॉर्मली दिस इज द रूल नंबर 9। इसमें क्या होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, और आई एम प्रोक्योरिंग, आपकी यूनिवर्सिटी ने कहा, कॉन्सेप्ट ने, कि सर आप प्लीज़ हमारी प्रोक्योरमेंट देख लें। मैंने कहा ठीक है, आई टेक इट एज एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने कहा बताएं क्या प्रोक्योरमेंट करनी है। इन्होंने कहा सर हमारा ही प्लान है इस साल सारे क्लासरूम्स हमें एसी लगाने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स मेक अ प्लान। तो उन्होंने प्लान में डाल दिया कि हमें इस साल 50 एसी लेने हैं, ठीक है, विल प्रोक्योर 50 एसी फॉर दिस होल यूनिवर्सिटी। ये कॉमसेट का अपना कामरा कैंपस है, ठीक है। तो बाद में मैंने कहा यार किसी और ने प्रोक्योरमेंट करनी है आपके साथ, यू वांट टू ऐड एनीबॉडी और क्लब इनटू समथिंग। उन्होंने कहा सर इस्लामाबाद वाले भी कह रहे हैं हमें भी ऐड कर लें, तो अगर इफ़ यू कैन डू इट सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट, उनकी 50 की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब मैं एक टेंडर फ्लोट करूंगा, जिसमें आई विल राइट टेंडर्स आर इनवाइटेड फ्रॉम फर्म्स registered with national NTN registered firm having GST number this is this for 100 एयर कंडीशनर्स, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा? इससे दो फायदे होंगे, ठीक है। फायदा ये होगा कि इफ आई वाज डूइंग इट अदरवाइज, अगर पहली बार मैं करता प्रोक्योरमेंट पहले इनकी कामरा वालों की, तो पहले एक ऐड आता 50 का, फिर हो सकता है अगले 1 महीने बाद एक और ऐड आ जाता 50 का। तो दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग, ठीक है, कि आप एक ही चीज को स्प्लिट कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। या फिर आप ये कर लो कि 50 का आपने ऐड लिया, कामरा वालों कॉमसेट वालों ने कि भाई 50 की में चीज़ 50 एसी चाहिए, लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर इनको एक मसला बन गया, उन्होंने कहा नहीं यार 50 एसी कम है, और लगाने लगे तो पता चला यार 20 एसी और चाहिए, फिर एक और ऐड दे दिया 20 एसी का, कि चलो यार 20 एसी और मंगवा लो, ठीक है। तो दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज अ वायलेशन ऑफ द रूल। रूल क्या कहते हैं कि अगर आपने चीज़ मंगवानी है ना, तो एक साथ मंगवा लो यार, स्प्लिटिंग ना करो। वही चीज़ है, वही स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ वही है। 2 टन के सारे एसी ये भी थे, ये भी सारे 2 टन के हैं। पहले 1 महीने पहले आपने ये ऐड 50 का निकाला, फिर 20 का एक और ऐड निकाल दिया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग, दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो व्हाट हाउ डू यू अवॉइड इट? आप क्या करते हो, आप बोलते हो ठीक है यार मुझे एक साल का ऐड बना लेता हूँ। मैंने कहा इस साल मुझे 100 एसी चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे 6 मंथ्स के अंदर, पहले 50 6 मंथ्स में चाहिए, फिर अगले 6 मंथ्स के लिए मुझे ये चाहिए होंगे, ठीक है। दिस इज अलाउड। आप उसमें माइलस्टोन डेवलप कर लेते हो कि ठीक है पहली डिलीवरी में लूंगा 6 मंथ्स के अंदर 50 की, ऑर्डर आप प्लेस कर दोगे 100 का ही,
उसी फर्म को लेकर आओगे, अगले 6 मंथ के बाद मुझे 50 दे देना, ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि यू गॉट द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जिसको आप 100 का ऑर्डर दोगे तो ही विल गिव यू वेरी गुड प्राइस, क्योंकि द लार्जर द क्वांटिटी ऑर्डर द बेटर द प्राइस यू गेट, ठीक है। एक तो आपको सस्ता पड़ेगा, इसके लिए भी आसानी है। अगर ये बना रहा तो उसने कहा भी मैं खुद ही बना ही लेता हूँ, इम्पोर्ट कर लेता हूँ, 100 तो इम्पोर्ट कर लूँगा खुद ही बैठ के, बजाय इसके 50 में किसी खरीद के आपको दूँ। तो यू गेट अ वेरी गुड प्राइस फॉर दैट। और स्प्लिटिंग में क्या होता है, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम रिसोर्सेज। तो गवर्नमेंट कहती है भाई एक साथ ही चीज़ को यू जस्ट रीग्रुप इट, जिन्होंने लेना है सब एक साथ मिलके बता दो, ताकि एक ही टेंडर में हम उसको एक ही बार दाते हैं। इफ़ यू टेक प्रोक्योरमेंट, एक चीज़ आपने अभी ली, फिर अगले 3 महीने के अंदर ही या 2 महीने के अंदर ही दोबारा ले ली, दिस इज द वायलेशन ऑफ पेपरा रूल, ऑडिट ऑब्जेक्शन बन जाएगा आपका। तो प्रोक्योरिंग एजेंसी टू अनाउंस इन अप्रोप्रिएट मैनर ऑल प्रपोजल फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, टू प्रोसीड अकॉर्डिंगली विदाउट एनी स्प्लिटिंग और रीग्रुपिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट, टू एडवर्टाइज इन एडवांस ऑन अथॉरिटीज वेबसाइट प्रोक्योरिंग एजेंसी या ऑन वेबसाइट पे, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन स्प्लिटिंग और रीग्रुपिंग का? सर लेकिन अगर कोई एक्सपायर्ड उसमें हम ले रहे हैं, जैसे कोई मटेरियल है जिसकी एक्सपायरी होती है सर, साल की होती है, जैसे फर्स्ट करें सर, एग्जैक्टली। अगर हम एक ले रहे हैं कि जनवरी में ले रहे हैं जिसकी एक्सपायरी थी दिसंबर तक, एक हम ले रहे हैं जून में जिसकी थी नेक्स्ट जुलाई तक, तो मतलब अब हमें यहाँ पे पीरियड मिल गया ना प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमें टाइम मिल गया। अगर मतलब 100 kg अगर हम जनवरी में ही ले लेंगे तो हमें कंप्लीट भी उसको करना पड़ेगा दिसंबर में। अगर हम उसको 50-50 kg करके अगर हम प्रोक्योर कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर नहीं होता सर? देखो अली, तो मैं पहले पहले सवाल का जवाब मैं देता हूँ। देखो केमिकल्स की प्रोक्योरमेंट किस तरह होती है, लाइक आपकी जो नॉर्मल व्हाट इज द रूल, कि जब वो डिलीवर होगा ना तो उसकी 75% से ज़्यादा लाइफ होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका? मतलब अगर उसकी एक्सपायरी 1 ईयर है तो कम से कम वो डिलीवर जब हो रहा है, ठीक है, तो उसके 8 महीने तो बाकी होने चाहिए, ठीक है। मोर देन 8 मंथ्स होना चाहिए ताकि मैं इसको एक्सेप्ट करूँ, वरना मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। तो नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं, वैसे 2 ईयर्स होती है एक्सपायरीज, जो अच्छी फर्म्स हैं, बड़ी फर्म्स है, ओईएम होता है, कैटेक है, पीटीआई, ये सारे 2-2 साल की देते हैं। नॉर्मल छोटी फर्म है वो भी 1 साल की देती है, तो वो उसको हम देखते हैं कि भाई 75% से ज़्यादा लाइफ होनी चाहिए जब वो हमारे पास मिले, ठीक है। तो ये मसला तो हल ही होगा कि अगर वो कुछ आपसे बेईमानी करता है कि वो आपको 1 महीना एक्सपायरी में रह गया या 3 महीने रह गए और ला के डिलीवर कर देता है, तो अब जाहिर सी बात है आप पे प्रेशर है, उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपको पता है यू हैव क्यूपीआई होता है आपका, ठीक है, जिसमें आपने इसको यूज़ करना है। तो आपने तो उतना ही लगाना जितना आपके उसमें लिखा हुआ है टीओ में, ठीक है। तो इफ़ यू आर गोइंग टू ऐड मोर, तो वो ऐसी बात है, टीओ की खिलाफ वर्जी है। अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो फेंकना पड़ेगा। तो व्हाट इज द प्लान? प्लान इसका हमेशा होता है कि इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोक्योरमेंट प्लान। आपको पता होता है मैंने जनवरी में लगाना है 6 kg, ठीक है, इसके बाद फिर ये लगेगा फॉर एग्जाम्पल दूसरे क्वार्टर में या मार्च में लगेगा, ठीक है, तो उसको भी 6 kg लग रहा होगा। तो आपने कंसोलिडेट ऑर्डर कर दिया कि ठीक है मैंने 6-6 किलो लगाना होता है हर क्वार्टर में, तो पूरे साल में कितना हो गया, 6 4 24 kg का मैंने ऑर्डर दे दिया उसको, ठीक है। और फिर मैं उसके डिलीवरी के माइलस्टोन दे दूंगा उसको कि यार तुमने पहला डिलीवर करना है फर्स्ट क्वार्टर में, फिर दूसरा सेकंड क्वार्टर में, और तीसरा थर्ड क्वार्टर में करना है। नॉर्मली ऐसा लोग नहीं करते, वो कहते ठीक है हम एक साथ ही मंगवा के दे दें। लेकिन व्हेन यू हैव क्रिटिकल थिंग्स लाइक दिस, तो आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि आप उसको बाउंड करो, एटलीस्ट यू गेट 2 कंसाइनमेंट्स। आपने कहा भाई मुझे कम से कम 12-12 kg के 2 कर लो, अगर आप हर क्वार्टर में नहीं कर सकते, डिलीवर्ड एट 4, ठीक है, तो आप कम से कम 2 का ले लो टाइम, कि आप मुझे 12 kg एक मंथ के 6 मंथ्स के बाद देना, फिर 12 kg इतना कर लेना। दिस इज द बेटर वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। जो हम स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं, स्प्लिटिंग का मतलब है वही चीज आप मंगवा रहे हो, सेम चीज है, 2 महीने पहले मंगवाई, फिर दोबारा 2 महीने बाद वापस मंगवा ली, तो दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। वो कहते हैं भाई इसको स्प्लिट ना करो। मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी, गाड़ियां, आप देखो सब एक साथ ही मंगवाते हैं,
एक मैंने ऑर्डर किया टोयोटा हेलेक्स, ठीक है, अभी ऑर्डर किया, दूसरे 2 महीने बाद एक और ऑर्डर कर दिया, स्प्लिटिंग का केस बन जाएगा। वो कहेंगे यार स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, ठीक है, आपने एक साथ ही करना है, स्प्लिटिंग इज नॉट अलाउड। क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो। किसी और ने कुछ पूछना है इसमें, आगे चलें? दुपाश क्लियर है आपको? यस सर। किसी ने कुछ पूछा तो प्लीज पूछ ले, मैं आगे जा रहा हूँ। ओके, स्पेसिफिकेशन आपने हमेशा जेनेरिक रखनी है, ये लास्ट में मैंने बताया था, अगर आपने एसी खरीदना है आपने ये नहीं बोलना कि कोटेशन आर रिक्वायर्ड फॉर एलजी या ग्री का एसी लेना है मैंने 1.5 टन का, ठीक है, उसमें आपने नाम ग्री का लिख दिया अपने कोटेशन में, तो यू आर बेसिकली फेवरिंग द कंपनी। ग्री के अगर आप 200 एसी ले लेंगे तो ग्री कंपनी तो बहुत खुश हो जाएगी, कहेगी यार हमारे एसी बहुत अच्छे बिक गए 200 एक साथ ही, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब नाम किसी भी चीज़ का नहीं लिखना, यू हैव टू बी जेनेरिक। आपने लिखना है भाई मुझे बीटी होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, उसका नाम लिख दो, इतने बीटीयू का मुझे चाहिए, ठीक है, ये कंपनी होनी, कंट्री होनी चाहिए, कंट्री और ओरिजिन आपने स्पेसिफाई नहीं करना, तो आप लिख दोगे मेक इसका यूरोप हो या नॉर्थ अमेरिका हो, ठीक है, इस तरह करके आप बता दोगे, ठीक है। या किसी को आपने एक्सक्लूड करना है तो दैट्स ऑल्सो कि दैट शुड नॉट बी चाइनीज ब्रांड, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। लेकिन किसी को फेवर नहीं करना कि भाई मैंने यही लेना है। ये नॉर्मली क्या करते थे लोग पहले, अभी भी आपको पता होगा, चीज़ें पहले से लेके रख लेते हैं, फिर गवर्नमेंट टेंडर करती है, फिर गवर्नमेंट के ऐसी स्पेसिफिकेशन डालते हैं कि उनके अलावा कोई दे ही नहीं सकता, ठीक है। तो दिस वॉज टू डिस्करेज देम कि ऐसे कोई लोग भी इनकरेज ना हो, और आप सबको ओपन लेवल प्लेइंग फील्ड दो, ठीक है। तो इसके लिए आप इक्वलेंट यूज कर सकते हो वर्ड, ठीक है, कि बीटीयू इसके इक्वलेंट हो। लाइक आपने गाड़ी का लिख दिया 800 सीसी गाड़ी चाहिए, तो 800 सीसी और इक्वलेंट लिख दो। जापानीज होती है 650, तो नॉर्मली लोग सपोज करते हैं इक्वलेंट 650 के 800 ही होगी, ठीक है। तो आप इक्वलेंट का वर्ड लिख के यू आर बेसिकली कीपिंग इट सेफ। समझ आ रही है बात किसी को? कैटलॉग नंबर नहीं लिखने, पार्ट नंबर्स नहीं लिखने, फला पार्ट नंबर का मुझे चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली आपने अगर वो चीज़ लिख दी तो यू आर बेसिकली फेवरिंग समबडी। आप वो बताओ कि भाई मुझे हार्नेस चाहिए इस जहाज़ के लिए, मुझे हार्नेस निकाल के दे दो, ये मेरा हार्नेस का वो है फॉर एग्जांपल। तो यू कैन गेट एग्जैक्टली लॉट ऑफ कोटेशन फ्रॉम डिफरेंट ओरिजिन्स जो बता देगा आपको भी मेरे पास ये है, मेरे पास ये, मेरे पास ये, देन यू कैन चूज वट एवर इज योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। आपने अपने इश्तिहार में, टेंडर में, डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी वर्ड यूज नहीं करना, यू हैव टू बी वेरी जेनरिक। इसमें किसी का कोई सवाल, कोई शुबा, कोई इबहम? ऑल क्लियर अबाउट इट? यस, ठीक है। अभी स्लाइड में ख्याल है टाइम इसका ऑफ हो रहा है, मैं इसको यहाँ रिकॉर्ड कर रोकते हैं और मैं आपको दूसरा लिंक भेजता हूँ। जस्ट स्टॉप इट हियर।